जैन सभी को। आज का हमारा जो इकोनॉमी का टॉपिक है बैंकिंग के ऊपर, इसकी एक क्लास इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। दूसरी क्लास ये है आरबीआई की। इसमें बैंकिंग के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस क्लास को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार पहली क्लास को जरूर देख लेना, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। उसमें हमने आरबीआई की स्थापना और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण उसके बारे में बताया था। इसमें है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो थे आसबोर्न स्मिथ। सेकंड गवर्नर थे जेम्स टेलर। थर्ड गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। यानी ये जो 2 पहले थे ये भारतीय गवर्नर नहीं थे। जो अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, तो वे बने चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, या इनको सीडी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के टाइम पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जो आरबीआई का टाइम ये राष्ट्रीयकरण बताया था 1949 में, वो इन्हीं के समय पर हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख या सीडी देशमुख। उसके बाद 25वें जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 2018 से 2024 तक रहे। अभी वर्तमान में जो 26वें गवर्नर हैं वे हैं संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर अगर पूछा जाए तो अभी कौन होंगे? संजय मल्होत्रा होंगे। कब से हैं ये? 2024 से हैं। नेक्स्ट है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण मतलब क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि धन, पैसा, वित्त, मुद्रा, तरलता, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाली नीति को क्या बोलते हैं? साख नियंत्रण बोलते हैं। जैसे साख है, साख मतलब क्रेडिट। क्रेडिट अगर किसी के पास ज्यादा होगा तो क्या होगा? चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, यानी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रय शक्ति, जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की क्षमता, किसी के पास अगर पैसा एक अधिक मात्रा में है, ज्यादा जमा पूंजी है, तो वो क्या करेगा? चीजों को खरीदने में इतना संकोच नहीं करेगा। महंगी से महंगी चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें, जरूरत की चीजें और जरूरत से कुछ ज्यादा की चीजें बेफिक्र होकर खरीद लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? साख बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, और ज्यादा चीजें खरीदी जाएंगी तो उनकी सप्लाई चीजों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई किसी के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है तो वो तो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकता है, और ऐसा तो नहीं है सबके पास उसके इक्वल पैसा हो। तो जो लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उनके लिए क्या हो जाएगा? वो सामान अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सामान की सप्लाई जो हो गई कम हो गई, और किसी सामान की सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है? उसका प्राइस हमेशा बढ़ जाता है। कोई सामान है, खरीदने वाले ज्यादा हैं और सामान कम है, तो लोग क्या करेंगे? उसके रेट हाई लगाने चालू कर देंगे, और इस हाई रेट लगाने की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा है इसका तरीका कि अगर साख कम है यानी क्रेडिट कम है लोगों के पास, तो उसकी क्या होगी? चीज़ों की डिमांड भी वो लोग कम करेंगे। जब कम पैसा होगा तो कम चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे, ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, उसमें से भी कोशिश करेंगे कि यार बिना अगर चीज़ों को खरीदे काम चल जाता है तो ठीक है चला देते हैं ऐसे। चीज़ें कम खरीदी जाएंगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा होगी तो उनका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो क्या आ जाएगा? आपका डिप्रेशन होगा, यानी मंदी होगी। ठीक, तो ये किस पे कंट्रोल करता है? हमारा क्रेडिट कंट्रोल पे करता है। साख नियंत्रण पर यह आधारित होता है। उसके बाद है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा बनाई जाती है। यानी आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाती है उसकी जो समिति है कौन सी है? एमपीसी। इसमें सदस्य संख्या टोटल 6 होती है। इसमें 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। यह हर 2 माह में बनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? मौद्रिक नीति बनाने का उद्देश्य होता है, पहली बात तो साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल, कि जो क्रेडिट है लोगों के पास वो कितने एवरेज के हिसाब से रखना चाहिए उसको जानने के लिए। दूसरा है कीमत की स्थिरता, यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तीसरा है मुद्रास्फीति एवं मंदी पर नियंत्रण के लिए, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो और बहुत ज़्यादा मंदी भी ना हो, उनको कंट्रोल करने के लिए भी क्या बनाई जाती है? हर 2 माह में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, कठोर मॉनेटरी पॉलिसी यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति से बोलते हैं। ये क्या है? इसे संकुचित
मौद्रिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाई जाती है और इसमें ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। भाई महंगाई को अगर गवर्नमेंट की इच्छा होगी कि बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े तो वो क्या करेंगे, वो ब्याज दर को यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। किसी भी चीज़ का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मान लीजिए बैंक से कोई लोन लेने गया और उसको लग रहा है कि यार इस अमाउंट पे हमें 1,00,000 रुपये लेना है और हमें 10% ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो कोशिश करेगा इतना महंगा अगर हमें ब्याज देना पड़ रहा है 10 की जगह या 20% देना पड़ रहा है ऐसा मान के चलिए, तो अगर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, पैसे को कम लोन लेने की कोशिश करेंगे, कम किसी से उधार लेने की कोशिश करेंगे और कम खर्चे में ही कम पैसे में अपना खर्चा चलाने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग पैसे को बहुत ही एक इस तरीके से यूज़ करेंगे कि उसका वेस्टेज ना करें या एक्स्ट्रा सामान ना खरीदा जाए। उसकी वजह से क्या होगा, महंगाई को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन है, उसको कम किया जा सकता है। इसमें एक फॉर्मूला भी इसका दे रखा है कि अगर ब्याज दर बढ़ेगी, ये क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्याज दर बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है या कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है। तो ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा, तरलता जो है वो घट जाएगी और डिमांड भी घट जाएगी। पैसे नहीं होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा सामान को खरीदने की जो क्षमता है वो घट जाएगी और डिमांड घट जाएगी, तो ऑलरेडी महंगाई कम हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। दूसरी है सस्ती यानी सरल मौद्रिक नीति। यह क्या है, यह मंदी को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। मंदी मतलब देश में बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, हर एक चीज़ का रेट कम हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, आरबीआई क्या करेगा उसमें कि इसमें बाजार की ऐसी दशा जिसमें मांग बहुत कम हो किंतु आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो, कोई भी लोग सामान को खरीदना नहीं चाह रहे हैं और सामान बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा, बैंक इसमें जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर देगा। अब अगर आप ही मानो कि आपसे कहा जाए कि बैंक जो हमें मात्र 1% सालाना 1% के हिसाब से लोन देने के लिए तैयार है, तो किसी की लोन लेने की नहीं भी इच्छा होगी ना कि कहाँ से भरेंगे, तो सोचेंगे यार 1% में क्या ही जा रहा है, एक काम करते हैं ले लेते हैं, क्योंकि 1% से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जितना पैसा लिया उससे 100-200 रुपये ज़्यादा ही तो दे देंगे। लोग ज़्यादा पैसा लोन ले लेंगे, अपने पास में ज़्यादा पैसा, जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा तो उतना ही ज़्यादा वो खर्च करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जेब में देखो, अगर आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप उतना ही ज़्यादा उड़ाने की कोशिश करोगे, पैसा नहीं है तो जो है उसको बहुत ही कम तरीके से यूज़ करने की कोशिश करोगे कि कैसे भी करके पैसा बच जाए। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये आरबीआई बैंक पे डिपेंड करती है, महंगाई को वो किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। इस नीति को विस्तृत नीति या एक्सप्लेनरी पॉलिसी या उदारवादी नीति यानी लिबरल पॉलिसी भी कहते हैं। विस्तृत नीति और उदारवादी नीति भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, ब्याज दर कम हो जाएगी तो तरलता बढ़ जाएगी और क्रय शक्ति जो होगी लोगों की बढ़ जाएगी, यानी जो मंदी है वो नहीं रहेगी, लोग महंगाई चीज़ों को महंगा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के 2 टाइप के उपकरण हैं, एक तो है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक। मात्रात्मक में क्या क्या आता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको इसी क्लास में कंप्लीट करूंगा। OMO, CRR, SLR, बैंक रेट, SDF रेट और MSF रेट, ये सब क्या होता है ये अभी बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद में गुणात्मक में क्या है, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, सीमांत आवश्यकता और डायरेक्ट एक्शन। सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, यह एक रीपरचेज ऑप्शन है यानी पुनः क्रय विकल्प है, जो जिस ब्याज दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंक को ऋण देती है। तो जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई से एक कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेते हैं यानी उधार लेते हैं। तो उस चीज़ को क्या, उनको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज पैसा उधार मिलता है आरबीआई से, यानी किसी भी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो नॉर्मल बैंक है वो आरबीआई से जो उधार लेते हैं
तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आरबीआई से उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब इससे आरबीआई मौद्रिक नीति कैसे कंट्रोल करेगा? एक ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आरबीआई रेपो रेट ज़्यादा कर देगा, रेपो रेट ज़्यादा कर देगा तो बैंक क्या करेंगे? बैंक वहाँ से जब लोन लेंगे तो बैंकों को हाई रेट पे लोन मिलेगा, और जब बैंकों को हाई रेट पे लोन मिलेगा तो क्या वो हमें सस्ते रेट पे थोड़ी देंगे? वो हम लोगों को भी, यानी जो पब्लिक है पैसों को उसको यूज़ करना चाहती है, उनको भी हाई रेट पे ही लोन देंगे। अगर आरबीआई ने उसको 6% पे दिया तो नॉर्मल बैंक हमें 10% पे देंगे। अगर आरबीआई ने उसको 10% पे दिया तो नॉर्मल बैंक तो हमें कम से कम 15% का पे उधार देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दी तो उसकी तरलता कम हो जाएगी, साख सर्जन कम हो जाएगा, यानी लोगों के पास क्रेडिट कम हो जाएगा, और महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। और अगर रेपो रेट घटा दी तो क्या होगी? तरलता बढ़ जाएगी, साख सर्जन बढ़ जाएगा ना। साख सर्जन का मतलब क्रेडिट कंट्रोल जो है बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और महंगाई वो लोग बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, महंगाई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी चीज़ एक ही तरीके से उसी से रिलेट कर रही हैं। इसके बाद आता है रिजर्व रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, मैंने रिजर्व बोल दिया, रिवर्स रेपो रेट यानी आरआरआई इसको बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अतिरिक्त तरलता को अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं, यानी एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब लोगों ने ज़्यादा पैसा अपना बैंक में जमा कर रखा है तो बैंक उस पैसे का क्या करेंगे? बैंक भी उस पैसे से ब्याज बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो उस पैसे को वापस जाके आरबीआई के पास जमा कर देंगे कि हम अपना पैसा आपको दे रहे हैं और इसके बदले आप हमें कुछ ब्याज दे दीजिए। अब आरबीआई जितने ब्याज से आरबीआई नॉर्मल बैंकों को पैसा दे रहा था वापस उतने ब्याज पे तो नहीं लेगा, कि आरबीआई को अपने पास भी कुछ बचा चाहिए, ये बैंक उसको देने जा रहे हैं, आरबीआई उनके पास मांगने नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई पैसा मांगने आएगा तो आप उसको हाई रेट पे दे सकते हो, बट अगर आप किसी के पास पैसा जमा करने के लिए जा रहे हो तो वो जितना बोलेगा कि भाई मैं तो इतने रेट पे लूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है यार इतने पे रख ले, तो वो कंडीशन आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब नॉर्मल बैंक आरबीआई को जाके अपना पैसा दे रहे हैं और उसके बदले आरबीआई उनको क्या देगा? ब्याज दे देगा। बहुत ही कम % का ब्याज मिलता है उस पर, 3 या 3.5% के हिसाब से। इसका डायग्राम भी बना रखा है कि इसमें क्या होगा? व्यापारिक बैंक आरबीआई को देते हैं, ठीक है, और आरबीआई उनको वापस में क्या देता है? रिवर्स रेपो रेट, यानी जो आरआरआर है वो व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है आरआरआर के हिसाब से। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो भी क्या होगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और रिवर्स रेपो रेट घटा देगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। लिक्विडिटी का अर्थ आप समझ गए कि लिक्विडिटी कम होगी तो महंगाई घटेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की खरीदने की क्षमता पे कम ज़्यादा का प्रभाव आएगा। उसके बाद है तीसरी चीज़ OMO। OMO क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? OMO में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। तो ये भी सेम चीज़ वही होगी कि इसमें आरबीआई ने अगर उनका रेट ज़्यादा रेट में अपनी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी यानी सरकारी जो प्रतिभूति हैं ज़्यादा रेट में बेचने की कोशिश करी तो लोग उसको कम खरीदने की कोशिश करेंगे, और कम रेट में बेचेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब एक ही चीज़ से जा रहा है, महंगाई से और मंदी से, ठीक है। इसमें भी ये दे रखा है कि अगर आरबीआई हाई रेट पे सेल करेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और आरबीआई कम रेट पे सेल करेगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद है बैंक मेन फंक्शन। बैंक का मेन काम क्या होता है? बैंक का मेन काम 2 होते हैं, लोगों के पैसे को लेना और उनको ऋण देना। यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बैंक में जमा कर देगा, और जिसको लोन की ज़रूरत है वो आके बैंक से ऋण देना, यानी जमा स्वीकार करना और ऋण लेना। जमा स्वीकार करने में क्या क्या है? एक तो मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा हो गया जिसकी हम कभी भी मांग कर सकते हैं। बैंक में इस प्रकार का डिपॉजिट करते हैं ना, हमने अपना पैसा डाल दिया और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी मांग कर सकते हैं। दूसरा होता है कि सर्वाधिक जमा यानी TD, जो टाइम डिपॉजिट होता है कि फिक्स टाइम हमने कर दिया। जैसे FD होता है कि हमने 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए हमने कर दिया। इसी तरीके से RD होता है। FD में एक बार पैसा डाल के छोड़ देते हैं, RD में किस्तों के रूप में बांध देते हैं कि हर महीने हम इतनी किस्तें डाल देंगे और 5 साल बाद हम एक साथ अपनी RD को ओपन कर लेंगे। इसी तरीके से ऋण में क्या होता है? साख सर्जन यानी क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें व्यापारिक
बैंक द्वारा दिया जाता है। यानी पब्लिक को अगर किसी को लोन की ज़रूरत होगी तो ऐसा नहीं वो डायरेक्ट आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई से लोन केवल बैंकर्स ले सकते हैं जो बैंक हैं, और हमें अगर लोन की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी बैंक के पास जाएंगे, बैंक हमें, व्यापारिक जो बैंक है वो हमें लोन देगा। इसमें मांग जमा और सर्वाधिक जमा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है जीडीटीएल। जैसे हमारे अकाउंट में नॉर्मली हमने 100 रुपये डाल रखे हैं और एफडी वगैरह में 200 का रखे, तो टोटल 100 नहीं, 1000 है, 1000 और ये 200 टोटल मिला के कितने हो गए, जीडीटीएल हो गया 1200। जीडीटीएल में से आईबीएल घटा दे तो एनडीटीएल बचता है। ठीक है, जैसे जीडीटीएल हमारा 1200 है, उसमें से आईबीएल घटा दिया 200 तो एनडीटीएल बच गया 1000। अब ये जीडीटीएल, आईबीएल और एनडीटीएल क्या है इसको देख लेते हैं जरा। जीडीटीएल का मतलब है ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आईबीएल का मतलब है इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज और एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इन तीनों की फुल फॉर्म। उसके बाद है तीसरी चीज सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं, कि किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो आरबीआई के पास जमा करना होता है उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। यानी किसी बैंक का जो एनडीटीएल है यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा हर एक बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऐसा कैश जो आरबीआई के पास रिजर्व रखा जाता है। इस पर आरबीआई ब्याज नहीं देती, यानी जो सीआरआर है इस पर आरबीआई किसी प्रकार का ब्याज नहीं देती। नेक्स्ट है सीआरआर का यूज करके भी आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कर सकती है या मंदी को कंट्रोल उस हिसाब से बढ़ा सकती है। किस प्रकार, जैसे अगर आरबीआई ने एक रूल लागू कर दिया कि हमारे पास ज़्यादा सीआरआर आप जमा करोगे, यानी नॉर्मल जो बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा सीआरआर जमा करेंगे। जब ज़्यादा सीआरआर आरबीआई के पास जमा हो जाएगा तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, या तो वो कम लोन देंगे, या अगर उनको ज़्यादा लोन देना होगा तो आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा, और आरबीआई से उधार लेने के कारण आरबीआई उसका रेपो रेट जो है वो बढ़ा देगा, तो लोग हाई रेट पे यूज़ करेंगे लोन को, और हाई रेट पे लोन यूज़ करेंगे तो पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो फाइनली महंगाई जो होगी वो ऑलरेडी कम होगी। ठीक है, तो सीआरआर भी डिपेंड करता है कि अगर सीआरआर ज़्यादा है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और सीआरआर कम है तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें पेपर में पूछी भी जाती हैं सीआरआर करके। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि अगर हमारा नगद आरक्षित अनुपात अगर कम है तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, इस टाइप से ऑप्शन बना के दे देते हैं, और इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उस टाइम पे कि हम सोच नहीं पाते कि आंसर क्या लगाना इसका। इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सावधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या है कि किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग जो व्यापारिक बैंकों को स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। मतलब एक पैसा जो व्यापारिक बैंक आरबीआई को जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या होता है कि अपने एनडीटीएल का, यानी उनके पास जो उनका पैसा है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास। एनडीटीएल मैंने आपको बता दिया, जो लोगों की एक टाइम डिपॉजिट है ना, एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर रखा है, उसको हम एक्चुअल में एनडीटीएल मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें से हम ये घटा देते हैं आईबीएल उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा लगभग वही बच जाता है जो लोगों ने टाइम डिपॉजिट के हिसाब से पैसा जमा कर रखा है। तो उस टाइम डिपॉजिट में से कुछ परसेंट हिस्सा इन्होंने आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसको सीआरआर बोलते हैं, और कुछ परसेंट हिस्सा इन्होंने अपने पास जमा रखना होता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यह है नगद कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है, यानी जो इनके पास अपने बैंक के पास जमा है वो कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूति हैं उनके रूप में भी हो सकता है। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर अपने पास एसएलआर ज़्यादा जमा रखेंगे तो इनके पास पैसा कम बचेगा पब्लिक को देने के लिए, कम चीज़ होगी, हाई रेट पे मिलेगी, यानी इसकी लिक्विडिटी जो है
वो कम हो जाएगी। हाई रेट पे होगी तो सामानों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। इसी तरीके से SLR कम होगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बैंक अपने पास कम पैसा रखेंगे और पब्लिक को ज़्यादा पैसे दे देंगे। पब्लिक को ज़्यादा पैसा देने की वजह से पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा पहुँचने का अर्थ ही वही है कि वो ज़्यादा पैसा उड़ाने की कोशिश करेंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। आगे लास्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। रेपो रेट में और बैंक रेट में एक ही छोटा सा अंतर है कि रेपो रेट का मतलब है RBI बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंकों को जो उधार देता है उस पर लिया जाने वाला ब्याज हमारा रेपो रेट कहलाता है। और अगर RBI लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी बैंक को, व्यापारिक बैंक को उधार देता है तो उस पर जो ब्याज लेता है उस ब्याज को क्या बोलते हैं? उस ब्याज को बैंक रेट यानी बैंक दर बोला जाता है। लास्ट है MSF रेट। MSF रेट का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर। ये क्या होता है कि जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक RBI से एक रात की अवधि के लिए ऋण लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया कि एक रात की अवधि के लिए मात्र ऋण लेना, उसको क्या बोलते हैं? MSF यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर बोला जाता है। तो ये हमारा बैंकिंग का, RBI का जितना भी था टॉपिक लगभग हमने कवर कर दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास इसकी आती रहेंगी इकोनॉमी की। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को बता भी देना कि हमें क्लास ठीक लग रही है। उसके बाद की नेक्स्ट क्लास भी जल्द से जल्द अपलोड की जाए, ताकि मुझे और मतलब जल्दी से जल्दी मैं वीडियो को अपलोड भी करता रहूँ, मुझे बनाते हुए भी अच्छा लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।